हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 विज्ञान का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि 9 नवंबर को आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, जो कि आपको 100% ये सब क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे सभी को अच्छा से कर लीजिएगा। वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए बच्चों का, ताकि आपके मित्र भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोगों का कार्य करने की क्षमता कहलाती है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है गति एवं स्थितिज दोनों, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होगा। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी का स्थितिज ऊर्जा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछी में कौन सी ऊर्जा होती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक पंछी है जो कि ज़मीन से एक निश्चित, ठीक है, निश्चित ऊंचाई पर यहाँ पे मान लीजिए वो उड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ए बी दोनों, और ना गतिज ऊर्जा ना ही स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि गतिज ऊर्जा भी होगा और स्थितिज ऊर्जा भी होगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो, यानी कि बल की जो दिशा है वो विस्थापन की ओर हो, तो कार्य का नेचर क्या होगा। तो कार्य का नेचर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, ध्वनि किसका रूप है। ऑप्शन ए है कार्य का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है संवेग का और ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो ध्वनि किसका रूप है बच्चों। तो ध्वनि जो है वो ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है, ऊर्जा का, एनर्जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है भिन्न वस्तुओं से, यानी कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो घर्षण द्वारा, खुरचर कर या फिर रगड़ कर। तो ध्वनि जो है ये सभी चीज़ों से उत्पन्न होती है, इनमें से सभी। ध्वनि जो है घर्षण, अगर हम किसी चीज़ को ऐसे रगड़ते हैं उसमें भी ध्वनि, ऐसे किसी चीज़ को हम लोग थोड़ा थोड़ा खुदरते हैं तो उसमें भी ध्वनि, और रगड़ते हैं तो उसमें भी ध्वनि निकलता है, ठीक है। तो इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 7 नंबर है, ध्वनि संचारण ध्वनि के लिए, यानी कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, हमारा आवाज़ जो हम बोलते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में किस चीज़ का ज़रूरी पड़ता है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम का ज़रूरी होना ज़रूरी है, यानी कि माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस माध्यम से ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। यानी कि ध्वनि किसके माध्यम से, अगर मान लीजिए यहाँ कोई बोलता है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके पास आवाज़ किस माध्यम से नहीं जा सकता है। तो ध्वनि जो है वायु में एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, जल के भी द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, और लोहा यानी कि ठोस से भी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। लेकिन निर्वात में ध्वनि जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, जैसे कि अंतरिक्ष में वायु नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। यानी कि निर्वात में वायु ध्वनि जो है वो गति नहीं करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि परिवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3 4। तो ध्वनि परिवर्तन का जो है
ध्वनि प्रवर्तन का 2 नियम है बच्चों, ठीक है। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 10 नंबर क्वेश्चन है। जिस ध्वनि का त्वरण कम होता है उसकी आवृत्ति होती है, यानी कि जिस ध्वनि का त्वरण कम होगा उसकी जो आवृत्ति है वो भी कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, यानी कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी काम हुआ है। तो कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु का कोई बल लगना चाहिए, कोई कार्य होगा तभी, यानी कि जब वस्तु पे बल लगेगा। वस्तु विस्थापन होनी चाहिए, यानी कि वस्तु एक जगह से दूसरे जगह हिले या फिर उसका रंग रूप बदले, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कोई काम हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला 12 नंबर, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि एक आंतरिक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में कार्य करती है। यह किसी वस्तु के कंपन होने से उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्वनि जो है ये एक आंतरिक ऊर्जा है जो कि क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किसी भी वस्तु के कंपन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 13 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किसी गतिशील वस्तु में गति ऊर्जा निहित होती है। कोई वस्तु गतिज ऊर्जा के कारण कार्य करती है। हथौड़े पर निहित गतिज ऊर्जा के का प्रयोग लकड़ी के लट्ठे में कील ठोकने के लिए किया जाता है। वायु के गतिज ऊर्जा का प्रयोग पवन चक्की चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि बूम किसे कहते हैं। ध्वनि बूम का मतलब होता है अचानक से पूरा तेज आवाज़ निकलना। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, यानी कि ध्वनि का जो चाल होता है वो अधिक तेज हो जाता है, तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों में संदर्भ वायु दाब के परिवर्तन से वह एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, अपने उत्तर को तर्कसंगत बताइए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा, ठीक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। वस्तु का विस्थापन उस पर लगे बल के कारण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। यदि बल की दिशा विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है, ठीक है। यदि बल की जो दिशा है वो विस्थापन के लंबवत होगा ना, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आपसे एक आध नंबर का पूछा जाएगा। तो लंबवत जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा उसके विस्थापन के लंबवत होता है, इसलिए उपग्रह पर किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है। क्योंकि विस्थापन के लंबवत होता है, और जब लंबवत होता है तो क्या होता है, कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है। अब देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताएं। तो पहले देखते हैं तीव्रता में और प्रबलता में क्या अंतर है। ध्वनि की तीव्रता का संबंध उसकी ऊर्जा से है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऊर्जा से है। ध्वनि की तीव्रता को नापा जा सकता है, ध्वनि की जो तीव्रता है उसे नापा जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता सभी प्रेक्षकों के लिए समान होती है। अवश्रव्य तथा प्रभव्य तरंगों में पर्याप्त तीव्रता हो सकती है। अब देखते हैं इसका प्रबलता, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता तरंग की ऊर्जा की तुलना में हमारे कानों की संवेदनशीलता, यहाँ पे संवेदनशीलता होगा, पर अधिक निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद ध्वनि की प्रबलता को नापा नहीं जा सकता है। ध्वनि की क्या है, प्रबलता को नापा नहीं जा सकता है। उसके बाद एक हिट ध्वनि की प्रबलता अलग अलग प्रेक्षकों के लिए अलग अलग
हो सकती है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है इसका अति के लिए। उसके बाद अपस्रवय तथा प्रस्रवय तरंगों की प्रबलता शून्य होती है क्योंकि वे हमें सुनाई नहीं पड़ती है, इसलिए ये शून्य होती है। तो ये 16 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए।